न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कर्नाटक को 2000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग पर भाजपा पक्षपात का आरोप लगाया। संजय राउत ने किसान पर झूठा केस होने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। कर्नाटक को 2000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। कर्नाटक में सड़क अवसंरचना को एक नई रफ्तार देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2000 करोड़ की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में विश्व स्तरीय सुरक्षित और सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। भारत माता की सन्मान्य नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, सन्मान्य नितिन गडकरी ಅವರಿಗೆ, सन्मान्य ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ। ಇವತ್ತಿನ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಅಂಬಲಗೋಡು ಕಳಸವಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, नरेंद्र मोदी ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದೆ कैप्टन ब्रिजेश चौटा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री BY राघवेंद्र जी, श्री आरगा ज्ञानेंद्र जी, कोटा श्रीनिवास जी, श्री BY विजेंद्र जी, श्री चन्न बसप्पा जी, श्री गुरुराज घंटी होळे, श्री धनंजय सर जी, श्रीमती भारती शेट्टी जी, श्री हरतालू हलैया जी, श्री सीमेंट मंजू जी, श्रीमती हेमलता नाइक, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि ये आज जिस कार्यक्रम का भूमि पूजन करने का अवसर मुझे मिला, उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिल रहा है। आदरणीय येदियुरप्पा जी के आग्रह पर मैं यहां आया था और विशेष रूप से ये ब्रिज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। उस समय इस लेन को एनएच जाहिर करने का निर्णय हुआ, काफी अड़चने आई, पर माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से ये सफल हुआ और आज आपके सामने माता के चरणों में ये ब्रिज और ये रोड समर्पित हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं यहाँ की जनता का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ ये जो ऐतिहासिक ब्रिज बना हुआ है, इसका नाम माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी के नाम से रखने की मांग हुई है। मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूं कि इसके बाद इसको माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी ऐसे इस ब्रिज का नामकरण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6760 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9424 किलोमीटर हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी 31 जिलों को, जिनमें से 2 आकांक्षी जिले हैं, इनको भी अब नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। इसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम कर रहे हैं और मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं
कि निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए आने वाले हमारे जब 5 साल पूरे होंगे तो कर्नाटक में हम 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य पूरे करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। कर्नाटक में हम कुछ नए कॉरिडोर बना रहे हैं। उसमें से 4 लेनिंग ऑफ बेलगावी हुनगुंड रायचूर, ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 320 किलोमीटर है। इसका 5% काम पूरा हुआ है और जून 2027 में पूरा होगा। उत्तर कर्नाटक के पिछड़े जिलों का इसका काफी फायदा होगा और बेलगाम से रायचूर तक की यात्रा का समय जो आज 5 से 6 घंटे लगता है वो 2.25-2.5 घंटे पे होगा। इसके साथ साथ कर्नाटक के विकास के लिए हमने काफी अच्छे बड़े बड़े रोड बनाए हैं। आप अगर दिल्ली से कर्नाटक आना है तो हमको मुंबई आना होता है और मुंबई से फिर कोल्हापुर सोलापुर होकर हम साउथ इंडिया में यानी आंध्र कर्नाटक तेलंगाना कोचीन सब आंध्र प्रदेश इन सब स्टेट को जाते हैं। पर हमने नया रोड बनाया है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना हुआ है। आप अगर कभी मनाली में जाएंगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई है, आप केवल 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसी बड़ी टनल बनी हुई है। अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक हम रोड बना रहे हैं और 8 टनल भी बना रहे हैं। और लद्दाख लेह में कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की हम जोजिला टनल बना रहे हैं। उसका 75% काम पूरा हुआ है, अगले साल उसका उद्घाटन होगा। हम जब ये जोजिला टनल से बाहर निकलते हैं तो सोनबर्ग में हमने झेड़मोर टनल पूरी की है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और वहां से बाहर निकलने के बाद हम श्रीनगर पहुंचते हैं। फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं और कटरा के पास से दिल्ली अमृतसर कटरा ये एक्सिस कंट्रोल द्रुतगति मार्ग हम बना रहे हैं। कटरा मार्ग से अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे पर आएंगे और सूरत पर रुकने के बाद मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सूरत से चेन्नई हम करीब 65,000 करोड़ रुपए का नया रोड बना रहे हैं। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से बेंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम, कोचीन और कन्याकुमारी तक यह हाईवे बन रहा है, जिसके कारण दिल्ली से बेंगलोर 280 किलोमीटर और दिल्ली से चेन्नई 320 किलोमीटर कम होगा। और ये हाईवे 73% इसका काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 में भी ये पूरा होगा, जो 6 राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से गुजरेगा। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि 4 लेन हसन रायचूर इकोनॉमिक कॉरिडोर 13,000 करोड़ का हम बना रहे, 451 किलोमीटर। ये दिसंबर 2028 में पूरा होगा। इसके टेंडर अब निकले हुए हैं। कर्नाटक में लंबाई 114 किलोमीटर है और इसकी कीमत 5,000 करोड़ है। हसन से रायचूर यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप 4.5 घंटे लगते हैं, वो केवल 2 घंटे में यह सफल पूरी होगी। इसमें रायचूर बेल्लारी के खनिज क्षेत्र को इसका फायदा होगा। हम्पी, श्रीरंगपट्टनम जैसे पर्यटन स्थलों पर बेहतर पहुंच होगी। 3 आर्थिक नोड्स, लॉजिस्टिक पार्क, सामाजिक नोड से ये गुजरता है। इसके साथ साथ बेंगलोर से मैसूर ऑलरेडी हमने पूरा किया है। ये 4,500 करोड़ का 117 किलोमीटर 100% पूरा हुआ है। ये 10 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये भी बेंगलोर और मैसूर के बीच में जो 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में सफर हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग 4 लेन एक्सिस कंट्रोल
बेंगलोर से चेन्नई 18,000 करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, 262 किलोमीटर है। कर्नाटक का काम 100% पूरा हुआ है। आने वाले 6 महीने में हम इस हाईवे का भी इनॉग्रेशन करेंगे, तो बेंगलोर से चेन्नई केवल 2 घंटे में आप जा सकेंगे। बंगलोर में ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है और इसलिए बंगलोर का रिंग रोड हम बना रहे हैं 15,000 करोड़ का। इसमें से 40% काम पूरा हुआ है और बाकी की काम प्रोग्रेस में है और जल्दी पूरा होने से बंगलोर के ट्रैफिक जाम को काफी राहत मिलेगी। बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तुमकुरू से शिवमोगा, ये 6,500 करोड़ का 215 किलोमीटर रास्ता है। ये 90% पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2025 में पूरा होगा। तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर और शिवमोगा यहां से ये गुजरेगा और बंगलोर से शिवमोगा यात्रा का समय 7 घंटे है, वो केवल 3.5 घंटे में होगा। इसका मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। बेलगांव से संकेश्वर से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा तक 6 लेन 3,000 करोड़ का रोड है, 77% पूरा हुआ है। ये अक्टूबर 2026 में पूरा होगा। ये मौजूदा बेंगलोर पुणे सड़क का हिस्सा है। मुंबई चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी गुजरता है और बेलगावी से संकेश्वर का यात्रा समय जो 1.5 घंटे है वो केवल अब 35 मिनट होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम बेलगावी में 4 लेन रिंग रोड बना रहे हैं जो 4,000 करोड़ का है। ये भी गोवा से बेलगावी का समय 1 घंटे से कम होकर 30 मिनट हो जाएगा। ये भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1,600 करोड़ की लागत से ये दूसरा भी पार्ट है 34 किलोमीटर का, उसकी भी भूमि अधिग्रहण इसमें प्रगति में है और जबकि शेष 35 किलोमीटर के लिए वन विभाग की मंजूरी भी अभी अपेक्षित है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रहलाद जोशी है, उन्होंने बहुत आग्रह किया था, वो हुबली से धारवाड़ ये 12,000 करोड़ का 31 किलोमीटर रोड है, 70% पूरा हुआ है। मैं प्रहलाद जी को विश्वास देता हूं कि 2026 मार्च में इसका उद्घाटन निश्चित रूप से होगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। हुबली से धारवाड़ का समय जो 40 मिनट लगता था वो अब 15 मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 लेने को मैसूर से मडिकेरी ये 3200 करोड़ का रोड है, 70 किलोमीटर है, 3% पूरा हुआ है। अप्रैल 2027 में ये पूरा होगा और बेंगलोर से मंगलूर तक एक वैकल्पिक सड़क जो बाईपास शिराड़ी घाट है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। मेडिकेरी में कॉफी और मसाले की काफी ये है, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। 6 लेन ऑफ नेल मंगला तुमकुरू ये 2,000 करोड़ का 45 किलोमीटर कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये 52% काम पूरा हुआ है और मार्च 2027 में ये पूरा होगा, जिसमें बेंगलोर से तुमकुरू से चित्रदुर्ग तक का समय 1 घंटे से घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा। इसके साथ साथ 4 लेनिंग ऑफ अद्दाहोले से बंटवाल ये 2200 करोड़ का 64 किलोमीटर है, एवरेज 90% प्रोग्रेस हुआ है। ये 2025 में पूरा होगा। अद्दाहोले से बंटवाल क्रॉस का जो यात्रा समय है वो 2.5 घंटे लगता था, वो 1.25 घंटे में हो जाएगा। इसके साथ साथ चित्रदुर्ग से शिवमोगा ये 4 लेन चौड़ीकरण है, 520 करोड़ का रोड है, 102 किलोमीटर। ये 85% वर्क पूरा हुआ है। ये फरवरी 2026 में इसका उद्घाटन होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूं। और चित्रदुर्ग से शिवमोगा का समय 3 घंटे जो था वो 1.25 घंटे हो जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। सागर शहर में जहां हम उपस्थित है उस शहर में 8.5 किलोमीटर का शहर का 4 लेन चौड़ीकरण 80 करोड़ रुपए, 85% वर्क कंप्लीट हुआ है। नवंबर 2025 में पूरा होगा। मैंने राघवेंद्र जी को कहा है कि फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट सब लगाने की सूचना मैंने अधिकारी को की है। आप अच्छे तरीके से इस शहर का सौंदर्यीकरण करने की चिंता करिए। चौड़ीकरण से चौड़ेश्वरी मंदिर की यात्रा तेज भी होगी, सुरक्षित भी होगी और सुविधाजनक भी होगी। मुझे विश्वास है कि तैगारथी क्रॉस से एलबी कॉलेज तक की यात्रा का समय
जो 35 मिनट लगता है वो केवल 15 मिनट में हो जाएगा। माला गेट से करकला तक 4 लेन चौड़ीकरण, शिमोगा मैंगलोर सेक्शन पर 200 करोड़ का 85% काम पूरा हुआ है। बाकी काम नवंबर 2025 में पूरा होगा। इसके साथ साथ हेबरी से पारकाला और करावली जंक्शन मालपे यह 4 लेन चौड़ीकरण का 360 करोड़ का काम 28 किलोमीटर 75% पूरा हुआ है। नवंबर 2025 में यह पूरा होगा। श्रृंगेरी से तानीकोट गेट तक 2 लेन पेव शोल्डर 90 करोड़ का काम है, 9 किलोमीटर 65% हुआ है। 2025 में पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि विद्यारणपुरा से तनिकोडू गेट तक की यात्रा का समय 35 मिनट से घटकर अब केवल 12 मिनट हो जाएगा। औदाकोड़ी से मविन्नकोप्पा 2 लेन 320 करोड़, ये भी 27% काम पूरा हुआ है, फरवरी में पूरा होगा। इसमें शरावती बैकवाटर पर 2 प्रमुख पुल भी शामिल है। जोग फॉल्स, शरावती वाइल्ड लाइफ और चौड़ेश्वर मंदिर के पर्यटन को इससे बल मिलेगा। मविनकोप्पा से अदागोड़ी तक का यात्रा का समय 60 मिनट जो लगता था वो 15 मिनट हो जाएगा। शिवमोगा शहर में 4 लेन चौड़ीकरण 40 करोड़ 2.5 किलोमीटर, ये भी 75% काम पूरा हुआ है। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा भी इस समय करना चाहता हूं, जिसकी मांग येदुरप्पा जी ने, राघवेंद्र जी ने और सब लोगों ने की है। पहला 4 लेनिंग ऑफ टुमकुर बाईपास 2600 करोड़ 44 किलोमीटर का, ये दोनों तरफ की बाईपास की योजना है। आधे हिस्से में लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ है, अलाइनमेंट अप्रूवल की प्रक्रिया में है और बेंगलोर से तुमकुरू का यात्रा समय 30 मिनट से घटकर 1 घंटा 30 मिनट जो था वो केवल 30 मिनट हो जाएगा। तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर, शिवमोगा जिलों के आर्थिक गतिविधि से इसके फायदा होगा। इसके साथ साथ शिराड़ी घाट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं पोर्ट का मंत्री था, तब से हम कोशिश कर रहे हैं। 3600 करोड़ 31 किलोमीटर का शिराड़ी घाट खंड 2 लेन सड़क है। 2 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा फॉरेस्ट केस में अड़चने थी, अब अलाइनमेंट को सहमति मिली है। मंत्रालय के अलाइनमेंट कमेटी ने भी स्वीकृति प्रक्रिया में है और स्वीकृति के बाद लैंड एक्विजिशन शुरू होगा। मरनहल्ली से अदौल्ले की यात्रा का समय 50 मिनट से घटकर केवल 20 मिनट हो जाएगा, जिससे बेंगलोर से मैंगलोर कनेक्टिविटी में भारी सुधार होगा। पोर्ट कनेक्टिविटी में बेंगलोर पोर्ट का प्रगति और विकास के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। 4 लेन येडेगौड़ाहल्ली, अर्जुनाहल्ली, बिलिकेरे, ये करीब 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर, ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसके साथ साथ होली नरसिंहपुरा से बिलिकेरे, ये यात्रा समय 3.5 घंटे घटकर ये 2 घंटे हो जाएगा। इसके साथ चिकमगलूर बेलूर सड़क चौड़ीकरण योजना 550 करोड़ 21 किलोमीटर, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। जो नवलगुन का बाईपास था NH 52 500 करोड़ का, उसको भी हमने अब बाईपास को मंजूरी दी है, इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे याद है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रहलाद जी ने इसका बहुत फॉलो किया था। हुसाड़ली से यल्लापुर एवं मस्तीकट्टा से बालेगुली तक 100 करोड़, हुबली से कारवार पोर्ट का यात्रा समय इससे 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा। शिमोगा से मंगलूर खंड पर सड़क, इसमें 50 करोड़ का 23 किलोमीटर काम है, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से तुंगभद्रा गांव से देवसुमार गांव तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1305 करोड़ पर 55 किलोमीटर रास्ता है। इसके DPR को मैंने मंजूरी दी है, उस कार्य की शुरुआत हुई है। ये भी हम्पी जैसे विश्व धरोहर स्थल पर उसको गंगावती और देवसुमार को जोड़ने से पर्यटन बढ़ेगा। शिवमोगा मंगलूर खंड 4 लेन 575 करोड़, ये 23 किलोमीटर है। येदुरप्पा जी ने भी इसकी मांग की है, इसका DPR बनाने के आदेश दिए हैं। जल्दी ये DPR पूरा करके इस कार्य का भी शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ बेल्लारी से मोका 940 करोड़, ये भी, इसको भी मैं DPR बनाने के आदेश दिए, जल्दी वो पूरा होगा। प्रहलाद जोशी जी ने विजयपुरा हुबली 4 लेन चौड़ीकरण 4650 करोड़ 186 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। और विजापुर से हुबली वाला जो प्रोजेक्ट है
इसका डीपीआर अब लगभग जल्दी पूरा होगा। इसके साथ साथ कलबुर्गीवाड़ी, यादगिरी, कंडेचूर, इसका आज खरगे साहब नहीं है, उन्होंने काफी बार इसका फॉलोअप किया था। इसके भी डीपीआर बनाने के 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट के आदेश मैंने दिए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हथीनगुदूर से टिटानी खंड तक इंटरमीडिएट लेन का 2 लेन पेव शोल्डर 520 करोड़ रुपए, इसका भी डीपीआर बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। कुमार स्वामी जी ने पांडवपुरा नगर के लिए बाईपास मांगा था, बीच में मेरे पास आए थे, उसको भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूं, उसका डीपीआर पूरा होकर जल्दी उसका काम होगा। इसके साथ साथ हमारे नेलीसरा कैंप से तीर्थहल्ली तक 4 लेन, ये 31 किलोमीटर, शिवमोगा से आनंदपुर 4 लेन चौड़ीकरण 653 करोड़ रुपए, इसको भी ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस पेंडिंग है। ये मुकाम्बिका मंदिर, महाममेश्वर देवालय, केलाड़ी रामेश्वर मंदिर को शिमोगा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जल्दी ही लैंड एक्विजिशन पेमेंट 13% हुआ है, जल्दी इसको हम पूरा करके हम काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ बेडूर से कोल्लूरू तक 2 लेन चौड़ीकरण 400 करोड़, ये भी इसकी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स हुई है। केवल फॉरेस्ट का स्टेज 1 क्लियरेंस पेंडिंग है। बीजापुर, हुबली, शिवमोगा, इसके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये भी लैंड एक्विजिशन 15% हुई है, जैसे पूरी होगी वैसे तुरंत ये काम शुरू होगा। एक हम मल्टी मॉडल हब भी बना रहे हैं और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि आने वाले समय में कर्नाटक का विकास करने के लिए हम लोग रोपवे का भी काम कर रहे हैं। यहाँ 2 रोपवे के, यहाँ की एक 400 करोड़, कौन सा गांव? हाँ, उस रोप को भी हमने मंजूरी दी है। कोचागिरी, हनुमान जी का मंदिर है वो, शंकराचार्य पीठ कोचागिरी का है, उसको भी रोपवे को मंजूरी दी है और जल्दी भी उसका भी काम हम शुरू करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये ब्रिज बहुत ऐतिहासिक है। हमारे देश में स्वाधीनता के बाद आज करीब 75 साल होने के बाद में भी आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही थी, ये मैं समझ सकता हूं। आज जब मैं माता जी का दर्शन लेकर वहां से आया हूं, तब मुझे ध्यान में आया कि 100 किलोमीटर दूर से आपको जाना पड़ता होगा। आपकी तकलीफ बहुत दिनों तक आपने सही है, पर यह काम मेरे कारण नहीं हुआ है, ये माता जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिए और आपको आशीर्वाद दिए उसके कारण हुआ है। मैं यहाँ की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता जी के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूं कि विशेष रूप में हमारी माता सिंगदूर चौड़ेश्वरी देवी आप सबके भविष्य में आपको आशीर्वाद दे, आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और आप सबका भविष्य उज्जवल हो, यही माता जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और मेरे लिए भी, इस देश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए माता जी मुझे आशीर्वाद दे, ये उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार आप सबका, यहाँ की जनता का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपका एक सपना पूरा हुआ है। वो सपना पूरा होने के कारण आपके चेहरे पर जो खुशी है, आपके चेहरे पर जो समाधान है, वही समाधान देखकर मुझे भी खुशी हुई है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आइए बढ़ते अगली खबर क्या। चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारों पर काम, चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, बोले इरफान अंसारी। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेषण गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग भाजपा के निर्देश पर काम कर रहा है, आप बिहार में SIR कैसे कर सकते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो लगता है कि एक संवैधानिक पद है, वो आयोग है, वो भाजपा के इशारे में काम कर रही है, जो चिंता का विषय है। SIR आप लागू बिहार में कैसे करेंगे? आप क्या चाहते हैं? चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष आपको चुनाव कराना।
ना कि भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट को आप वहां जाके इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल देखिए, बिहार में भारी आक्रोश है और इसका खामियाजा बिहार में आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको जनता को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आप वोटिंग राइट से नहीं हमें वंचित कर सकते हैं। बिहार के कारण मैं कहना चाहता हूं, बिहार के युवाओं के कारण आज भाजपा शासित राज्य जो है वो डेवलप कर रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका और भी जो भाजपा के जहां जहां राजस्थान हो, तो चाहे वो हरियाणा हो, हमारे बच्चे वहां जाके काम करते हैं, वहां जाके डेवलपमेंट में अपना सहयोग देते हैं। और वैसे वोटरों को अगर आप वंचित कर दीजिएगा तो ये तो बहुत, हम बता रहे, तो आंदोलन होगा। देखिएगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग झारखंड के, इसका प्रकोप झारखंड में ही पड़ रहा है, हम लोग भी आएंगे। और झारखंड के बच्चे भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उसका वोटिंग अधिकार आप छीन लीजिएगा, राइट छीन लीजिएगा, वोट से वंचित कर दीजिएगा आप। ये नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, हम लोग बिहार में जाएंगे। हम लोग, नीतीश जी आप घबरा गए हैं, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। और आइए, बांग्लादेशी का मुद्दा क्यों नहीं ला रहे हैं आप? आइए, बांग्लादेशी को बिहार में चलाइए, बोलिए बांग्लादेशी। बीजेपी वाले को मैं चुनौती देता हूं, नीतीश के सामने बोलिएगा बांग्लादेशी, नीतीश कुमार झाड़ के भगा देगा भाजपा को। ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं भाजपा की चाल को, और मैं तो कहूंगा पप्पू यादव जी भी हैं हमारे साथ। बिहार में, झारखंड में जिसने इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, बिहार में भी काम करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत का बड़ा आरोप, किसान पर झूठा केस लगाया गया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए नासिक आए थे, तब एक किसान कृष्णा डोंगरे ने कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध की वजह थी प्याज की कीमतों को लेकर सरकार से सवाल। मोदी के सभा में जिस कृष्णा डोंगरे ने प्रोटेस्ट किया था, इसको लेकर फिर ट्वीट किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, नरेंद्र मोदी जी नासिक में आए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वहां का एक किसान है जिसका नाम है कृष्णा डोंगरे। उसने प्याज को उचित दाम नहीं मिल रहा है और किसान बहुत संकट में है, इसलिए भर सभा में आंदोलन किया। हिम्मत थी उसमें, आंदोलन किया कि हम किसान है नासिक के, हमें उचित दाम नहीं मिल रहा है, हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, आप कुछ करिए। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उसके ऊपर बहुत से मुकदमे डाले, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, बार बार आंदोलन करता रहा 6 महीने के अंदर में। अब वो सरकार की बात मानता नहीं है, सरकार को सवाल पूछता है, इसीलिए उसके ऊपर बलात्कार का अपराध, झूठा मुकदमा, झूठी केस बलात्कार की, कि ये आदमी हमारी बात नहीं मानता है। लेकिन पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। जिस दिन और जिस टाइम पर उसके ऊपर बलात्कार का घटना का जो गुना दाखिल किया है, उसी दिन ये व्यक्ति नासिक में ही नहीं थी, ये प्रूव हो गया है। वो तीर्थ यात्रा के लिए सप्तशृंगी गया था। सब सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद पुलिस को वो गुना तो है बेसमरी करनी पड़ी। लेकिन सरकार किस हद तक जा रही है महाराष्ट्र में? आप यहाँ जन सुरक्षा कानून लाया है अर्बन नक्सलाइट को रोकने के लिए, फिर ये आपके पुलिस तो अर्बन नक्सलाइट से भयंकर काम कर रहे हैं। यहाँ वर्दी पहनकर वो नक्सलाइट का ही काम कर रहे हैं ना, लोगों को मारने का, लोगों को झूठे मुकदमे डालकर खत्म करने का। उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस क्या एक्शन लेंगे, ये हमारा एक सवाल आज मैंने सीएम साहब को पूछा है। सर, एकनाथ शिंदे ने कहा है अपनी पार्टी को कि आरोप और साजिश से बचे। आरोप तो समझ में अपोजिशन का है, तो साजिश क्यों चीज बात है? कोई साजिश नहीं है। उनके साथ जो लोग हैं उनको साजिश की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सब कांड करते हैं, तो सब कांड मास्टर है। जैसे किसी को पद्मश्री देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, वैसे उनके मंत्रियों को और विधायकों को एक पदवी देनी चाहिए, कांड मास्टर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, ये भारत के लिए गौरव का क्षण। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज
उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि भारत का बेटा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में एक्सियोम मिशन 4 के तहत सफल यात्रा कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में विश्व के लिए गौरव का क्षण है और भारत के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि उनका बेटा सफल यात्रा के साथ वापस आ रहा है। The very excitement that is seen among the media persons here is itself indicative of what it is all about. I don't think you've seen such a excited media ever in Delhi. You agree with me? So that is an evidence of how the entire country feels, every citizen feels. As I said, it's indeed a moment of pride for the world, but a moment of glory for India, because one of her illustrious sons is coming back with a successful voyage, and more importantly, having performed those experiments which were assigned to him, which were exclusive, which never done before, which have a huge bearing on life sciences, on the well-being of the mankind across the world, which appropriately lives up to Prime Minister Modi's mantra of playing the role of a Vishwa Bandhu Bharat. Sir, what were the key experiment conducted by Subhanshu? There were 3 or 4 categories. One is, of course, related to the life. And I also must point out over here, since you've given me this opportunity, that many of these kits, all these kits were indigenous, prepared within India, performed by an India. And the other department in the ministry, Department of Biotechnology, provided kits. Then some of the kits provided by the Indian Institute of Sciences in Bengaluru, then some from IIT. And if you ask me what were the kind of experiments, I think more interestingly the life sciences experiment related to muscles, because the muscles tend to become dysfunctional or tend to suffer wasting in the microgravity. So how best to prevent them and how to strategize their recovery. That was one. The second was, of course, which is also relevant to many of us, more to you than to me, how to take care of the human impact occurring from constant dealing with the electronic gadgets like watching electronic screens, etc. How best to prevent any adverse cognitive effects happening. Then, of course, related to plants, growing microalgae in the microgravity, growing some crop seedlings like rice, etc. in that milieu. And then there were experiments with tardigrades, the water bears, who are known to have the instinct or the capacity to survive in the extreme conditions. So, in order to make an evaluation, how best could a living being from Earth behave there or survive there. So all this, I think, has a huge bearing on our future experiments in future voyages where human beings may have to stay there longer than today. And that's why I said the experiments conducted by Subhanshu are going to be of relevance to the whole world. Taking last question, sir, how does this mission reflect India's growing capabilities? And how do you see? I think India had already proven its capabilities, but this is one step ahead. We are still going one level ahead. Now we are in a stage where we can also tell the world that, look here, we can take upon ourselves the responsibility of performing such experiments which can be said to be maiden experiments nobody had ventured before. We can do it, and we can give you the inputs and the inferences for your benefit. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। IMA अध्यक्ष डॉक्टर KN तिवारी के मुताबिक सांसद मनोज कुमार एक नवजात शिशु के मौत के बाद समर्थकों के साथ SNCU यूनिट में जबरन घुसे, अस्पताल के नियमों की अनदेखी की और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मोहम्मद के साथ दुर्व्यवहार किया। ये बड़ा गंभीर है, इसमें दोष हमारे संसद महोदय का ही है। हमको जिस चिकित्सक से ये सब उनका बात हुआ, जिस पे नाराज हुए, उससे बात करने से पता चला कि एक मरीज इसके पहले रात को आया था, बहुत ही गंभीर हालत में था, उसके बचने की संभावना 0% थी। जो उस समय चिकित्सक थे उन्होंने पूरी बात अटेंडेंट को समझा दिया। वो लोग अटेंडेंट लिख के दिया कि ठीक है सर जो है, लेकिन आप इलाज कीजिए, तो उसको भर्ती किया गया। जो रिसेसिटेशन का जो भी प्रोसेस है, जो भी SOP है, सब पूरा किया गया। ये बात अलग है कि उसके बावजूद भी बच्चे को वो लोग बचा नहीं सके। तो इसी पे संसद महोदय दूसरे दिन जूता चप्पल पहने अपने 10 समर्थक के साथ SNCU में सीधे घुस गए और चिकित्सक केवल इतना ही कहे कि सर ये माने SNCU है,
इसमें जूता चप्पल अब बिना मास्क के आना वर्जित है। बस इतना ही उस चिकित्सक का दोष है। इसी पे भड़क गए, वलूल जलूल जो बोलने लगे। तो इसमें तो दोष डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। हम एज ए IMA प्रेसिडेंट ये कहते, हम लोग मीटिंग करके उनके मानसिक स्थिति की जांच करवाएं। आप संसद महोदय की, आप संसद बन गए तो माने आप क्या हो गए, लाट हो गए। चिकित्सक तो हमेशा चिकित्सक रहेगा, आप हमेशा संसद नहीं रहिएगा। इसको याद रखना चाहिए उनको। ये नहीं कि प्रोटोकॉल हर सब डॉक्टर माने संसद के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सिविल सर्जन घुसते हैं SNU में तो जूता निकाल के मास्क लगा के, हमारे DM आते हैं इंस्पेक्शन में, वो भी जूता खोल के मास्क लगा के तब अंदर जाते हैं। उससे भाई वहाँ 20 बच्चे हैं, सब क्रिटिकल हैं, इन्फेक्शन का डर बराबर बना रहता है, तो आप और इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं। ये राजनीति करने की जगह SNU ICU नहीं है। जहाँ आपको राजनीति करना है वहाँ करिए। अस्पताल में राजनीति करने से उनको बहुत बड़ा इसका झटका लगेगा। हम लोग इसको संज्ञान में ले लिए हैं और ये वक्तव्य हम एज ए प्रेसिडेंट IMA दे रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुनील शेट्टी बोले, पहलगाम की घटना के बाद एहतियात। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को शहीद हुए लोगों की याद में हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन इस बार सरकार की ओर से उस स्थल पर प्रतिबंध लगाए जाने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता सुनील शेट्टी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 13 जुलाई को लगाए गए प्रतिबंध, जिसमें लोगों को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, एक जरूरी प्रशासनिक कदम था। देखिए, जो 13 जुलाई को रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि जिसमें कहा गया कि आप उस जगह पे जहाँ पे 13 जुलाई 1931 में मरने वालों की जहाँ पे कब्रें हैं वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो एक ज़रूरी कदम था। और उस कदम को लेना ज़रूरी इसलिए भी था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना कश्मीर में वैसे भी ज़रूरी है, और पहलगाम की घटना के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद ये ज़रूरी था कि वहाँ पे शांति की स्थापना जो है वो बनी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बाकी जो हैं वो तो रुक गए, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर, जिनसे तवक्को की जाती है कि वो कानून व्यवस्था का पालन करेंगे और बाकियों को भी कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कहेंगे, वो खुद ही कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं और चोरी तरीके से वहाँ पे जाके दीवार को कूदते हुए अंदर जाते हैं और वहाँ पे श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं। ये किस किस्म का चीफ मिनिस्टर है? ये जम्मू कश्मीर की मिसफॉर्चून है कि हमारे को इस डिफ़िकल्ट टाइम के ऊपर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ काम करना पड़ रहा है या किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, जिसकी सोच ये है कि एक न्यूज़ बननी चाहिए, एक अराजकता फैलनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए कि हम देशद्रोहियों के साथ हैं। उसके लिए चाहे शांति जो है वो भंग हो जाए, चाहे विकास जो है वो ख़त्म हो जाए, जनता की परवाह नहीं है। ये कौन सा सियासी खेल जो है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे से बचने की कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देशद्रोह के हक में बात, अलगाववाद के हक में बात करते हैं। देखिए, 13 जुलाई को जम्मू की जनता तो अच्छी तरह से समझती है कि 13 जुलाई को क्या हुआ। कश्मीर की जनता को लगातार गुमराह किया गया 13 जुलाई को छुट्टी दे के और उनको शहीद बता के। लेकिन कश्मीर की जनता में भी अभी बात जो है वो निकल रही है कि 13 जुलाई को जो हुआ था वो कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए था। अगर 5000 लोग एक जेल के ऊपर अटैक करेंगे जिसमें स्पेशल कोर्ट चल रही है और एक देशद्रोह का मुकदमा जिस पे चल रहा है, वो बंदा वहाँ पे है जो पाकिस्तान से आया है, जो मतलब अभी बाद में पाकिस्तान में ना उस इलाके से आया है, तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा गेम प्लान था क्या। और 13 जुलाई 1931 के बाद की अगर आप हालात देखेंगे तो 13 जुलाई 1931 के जो घटना हुई उसको कैसे सियासी तौर के ऊपर बुनाया गया शेख अब्दुल्ला साहब की तरफ से, वो भी जग जाहिर है। आइए बढ़ते
अगली खबर की ओर। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह का निधन। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। गुरप्रीत सिंह जो उनके करीबी साथी थे, हादसे का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मैं पास ही था, एक वाहन उन्हें टक्कर मार दी। मुझे लगा वे सड़क पार कर रहे होंगे, वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और वहां छोड़कर चला गया। उनके सर पर गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाते वक्त उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत सिंह, कल हादसा हुआ जो एथलीट थे फौजा सिंह, हाँ जी। ये हादसा कैसे हुआ उनके साथ? सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ये हादसा आपने देखा घटित होता हुआ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ नहीं सी। जैसे गांववासी बता रहे कि 5-7 फीट ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। वो जो मौके पे थे, जो इधर जाने वाले रास्ते में, वो यही बोल रहे थे भी 7-8 फुट जेडी बॉडी उनकी जो ऊपर ऊंची गई रास्ते में। फॉर्च्यूनर गाड़ी बता रहे हैं जो जाने वाले रास्ते में। ये व्हाइट रंग की थी? ऐसे कुछ नहीं पता, वो ऐसे बोले थे जी फॉर्च्यूनर या नोवा। सर में राइट साइड में आके ऊपर था, सबसे बड़ा जो घाव था उनको, और लात पर भी था, ठीक है जी, बाहों पर और सर पर 2-3 जगह पर चोट आ चुकी थी उनको। और पसलियों में जो डॉक्टर साहब ने एक्सरे किए, हम वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थे सभी। 2-3 बंदे जो घर वाले भी, भाई सुखविंदर सिंह जी उनके बेटे, वो साथ थे हमारे। अपनी गाड़ी थी इधर। हाँ जी, जो ब्यासपिंड वाले और बंदे थे हमारे साथ, जो भाई लोग, वो सब साथ आए। तो मैं अपनी एक्टिवा से था। हाँ, उनके बेटे को फोन कर दिया था भाई को। अगर बात की जाए तो यहाँ क्या करने आए थे? कह रहे कि उनका ढाबा भी था साथ में, क्या ढाबे में आए थे? वो जो हम जैसे हमको पता है, वो जो ढाबा है वो उनकी जगह में है, रेंट पे लीज पे दिया हुआ उन्होंने ना। तो वो शहर भी वैसे घूमते फिरते रहते थे गाँव में। तो ये हादसा कितने बजे का? 3:30-4 बजे के बीच भी दोपहर को। और वो अक्सर हाईवे पे ऐसे आया जाया करते थे? नहीं, वैसे उनको ऐसा कोई ज्यादा मतलब नहीं, सब ऐसे मतलब घूमने फिर का शौक था। वो दौड़ भी लगा रहे थे। अभी जब इधर हमारे ब्यासपिंड में छिंज मेला होता है, बच्चों को उत्साहित करने के लिए उनको जो शौक था, वो उसी के हिसाब से अपना जो जीवन अपना अच्छा बिता रहे थे। पूरा माहौल गमगीन बना हुआ है उनके नाम से। जो हमारा गांव बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत दुनिया को, ऑल वर्ल्ड में हमारा गांव उनके नाम से फेमस था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में मतदाता सूची से 35 लाख नाम हटाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिहार की मतदाता सूची से 35 लाख नाम हटाने जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने उठाया, जिसमें चुनाव आयोग और पर्दे के पीछे काम कर रही सरकार की गलतियां मंशा उजागर हुई है। देखिए, सारे बीर तो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर किसी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए वो चुनावी आयोग है। बिहार में हम लोग पहले से ही शंका जताई थी, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार हनन करने के लिए ये वोटाधिकार हननकारी कार्रवाई किए जा रहे हैं, और इसके खिलाफ राहुल गांधी जी लगातार अपना बात रखते हुए आम लोगों के सामने चुनाव आयोग की और पीछे से सरकार की जो बुरी इरादे इसका उजागर करते रहे हैं। लाखों की तादाद में लोगों की इसी बीच
वोटबंदी हो चुके हैं, मतलब वोट देने की अधिकार हनन हो चुकी है। तो इसलिए आम लोगों की अंदर आक्रोश पैदा हो रहे हैं और ये आक्रोश की झलक कहीं ना कहीं हमें देखने को तो जरूर मिलेगा। सूबे की सरकार की नाकामी और बीजेपी के साथ मिली भगत वोट अधिकार हनन करने की जो कोशिशें किए जा रहे हैं, इनको कामयाब ना होने, यही हमारा लक्ष्य रहेंगे और उस लक्ष्य की ओर हम अपना कार्रवाई करते रहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में जूस में लार और मूत्र मिलाने की घटना से सनसनी। नई दिल्ली के कालाकाजी मंदिर के सचिव और मुख्य पुजारी सिद्धांत भारद्वाज ने गाजियाबाद में जूस में कथित तौर पर लार और मूत्र मिलाने की घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, पहले हमें थूक जिहाद देखा था, अब मूत्र जिहाद भी शुरू हो गया है, हमें इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी जैसे हम लोगों ने देखा ये थूक जिहाद चला, ये खाने की चीजों में ये लोग उसमें थूकते हैं। अब हमें देखने को आया कि वो मूत्र जिहाद भी इनका शुरू हो गया है। ये हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये इतनी निंदनीय घटना है। अगर आप देखेंगे कि इनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है, ऐसा क्यों? अगर ये लोग ठीक है तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? अपना स्कैनर कोड लगाए, अपने नाम के साथ लगाए। जो हम पुजारी परिवार है, हम लोग सहन नहीं करेंगे। जितने भी पुजारी है, हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे इनके खिलाफ। अगर ये नहीं माने तो इनकी मानसिकता हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। क्या इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो जल है वो जल जमीन तक में नहीं रखा जाता, उस जमीन को जल को तो शुद्ध तरीके से रखा जाता है जो हमारा गंगा जल है। ये इन लोगों ने इतना मूर्ख कार्य किया है कि इनको हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जो हमारा पुजारी परिवार है इनके अगेंस्ट है और आने वाले समय में अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई नहीं करी, हम लोग जमीन पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम इसको सहन नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग कालका मंदिर से आह्वान करते हैं। जो सावन मास के महीने में जो कावड़ लाते हैं, ये हमारे लिए एक त्योहार के जैसा है। जो गंगा जल है वो लाया जाता है, गंगा जल को इस तरीके से रखा जाता है, वो जमीन तक में नहीं रखा जाता। एक कावड़िया एक महीने निकलता है और वो शंकर जी की अपनी सेवा श्रद्धा भाव से जल को लेकर के आकर के अब शंकर जी को अर्पण करता है। तो इस तरीके की शुभ कार्य में अगर ये बाधा डालेंगे, हम लोग सहन नहीं करेंगे। और जो ये समुदाय है ये ठीक नहीं कर रहा है, इसकी मानसिकता सामने नजर आ रही है। इनको कैसी क्यों परेशानी आ रही है अपना नाम छुपाने में, अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है इनको? जब आपकी आइडेंटिटी है, जब आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, तो अपनी पहचान क्यों नहीं लगा रहे? ये सिर्फ और सिर्फ ये मूत्र जिहाद के कार्य कर रहे हैं, ये खूब जिहाद के कार्य कर रहे हैं। इसको नहीं सहन किया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी ग्रामीण सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के नेतृत्व में नशे के खिलाफ जारी जंग में बड़ी सफलता मिली है। हमारे मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान, डीजीपी गौरव यादव और डीआईजी नानक सिंह के निर्देशों पर अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 2 आरोपी योगेश राज सिंह और गुरुजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। काफ़ी लंबे समय से जो ये पंजाब सरकार की तरफ से युद्ध नशे विरुद्ध चल रहा है, हमारे पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान, हमारे डीजीपी श्री गौरव यादव जी और डीआईजी सरदार नानक सिंह जी के दिशा निर्देश के अंडर हमें काम करते हुए अमृतसर रूरल पुलिस को काफ़ी अच्छी सफलता मिली जब हमने पुलिस स्टेशन गरिंडा की टीम ने 2 अक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया, योगराज सिंह और गुरजीत सिंह। इनके पास से हमें 5 kg हेरोइन जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी की तरफ से भेजी गई थी, उसको हमने रिकवर किया। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 5 जुलाई को एक एफआईआर रजिस्टर करी थी पुलिस स्टेशन अजनाला में अमृतसर रूरल पुलिस ने रविंदर एलियास विक्की के अगेंस्ट, जिसके पास से हमें 1.2 kg आइस मेथ जो होती है वो हमें रिकवर हुई थी और उसके साथ ही एक पिस्टल और एक I-20 व्हीकल हमने रिकवर किया था। इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस में हमें हमारी टीम काम करते हुए एक आकाशदीप और एक अमनदीप नाम के व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया। इनके पास से हमें एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन
और 570 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हमें ये रिकवर हुई है। अमृतसर रूरल पुलिस ये पूरे लोगों के सहयोग के साथ युद्ध नशे विरुद्ध में बहुत ही अच्छी कारगुजारी कर रही है और आगे भी आने वाले समय में हम ऐसे ही जो नशा तस्करों के खिलाफ और उनकी प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। उनकी प्रॉपर्टी का फ्रीजर 68F के तहत भी जो कार्रवाई हो रही है वो भी हम काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।